सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की पाठ संख्या 14, जिसका नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन सभी के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, इस नाम के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। विपत्ति में धैर्य रखना, उन्नति होने पर क्षमाशील होना। विपत्ति यानी जीवन में जब कठिनाई आती है तो हमें किस प्रकार उस समय धैर्य से काम लेना चाहिए। उन्नति होने पर जब आप प्रसिद्धि पा लेते हैं अपने जीवन में तो किस प्रकार क्षमाशील यानी दूसरे को क्षमा कर देना, सभा में बढ़िया बोलना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, यश में रुचि रखना और अच्छे साहित्य को पढ़ना लिखना, ये गुण महान लोगों में सहज ही हुआ करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी ये गुण पाए गए हैं, इसी कारण इस पाठ में ये बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार से ये कौन कौन से गुण हैं इस नायक में, तो ये जो नायक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें इनमें से किन किन गुणों की बात की गई है वो इस पाठ में बताया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। बच्चों की एक टोली पढ़ने के लिए अपने गांव से 6-7 मील दूर दूसरे गांव की पाठशाला जा रही थी। तभी एक बच्चा रुक गया। आगे बढ़ गई टोली से एक मित्र ने पीछे मुड़कर पुकारा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। कह रहे हैं कि एक बच्चों की टोली जाती है और वहाँ पर एक बच्चा बीच में ही रुक जाता है, तो उसका एक मित्र पीछे मुड़कर पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। उत्तर मिला, ठहरो अभी आता हूँ। सब रुक गए। उन्होंने देखा कि उनके मित्र ने धरती में गड़े हुए खूंटे को पूरी ताकत से साथ वहाँ से उखाड़ दिया। सब रुक जाते हैं और क्या देखते हैं कि जो मित्र है उनका धरती में गड़े हुए खूंटा होता है जो बहुत ही अंदर तक धरती में गड़ा हुआ होता है, उसको पूरी ताकत के साथ में वहाँ से उखाड़ देता है। वह बोला, जो रास्ते की रुकावट बने उस खूंटे को निकाल फेंकना चाहिए। अब ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी पहचान हमें इस पंक्ति से ही हो गई है कि जो रास्ते में रुकावट बनता है हमेशा उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। एक वकील दत्तचित्त होकर अदालत में बहस कर रहा था। दत्तचित्त यानी कि पूरी लगन के साथ, उसका पूरा ध्यान उसी पर था। तो अदालत में बहस कर रहा था, तभी उसके पास एक तार आया यानी एक पत्र आता है। उसने तार पढ़ा और जेब में रख लिया। बहस उसी तरह चलती रही। बहस समाप्त हुई तो अदालत का समय भी, जब बहस समाप्त हो जाती है अदालत का समय भी निकल जाता है। सब बाहर निकले। एक साथी ने पूछा, वह तार कैसा था, यानी वो पत्र कैसा था, उसमें क्या लिखा था। उन्होंने कहा, पत्नी की मृत्यु की सूचना थी, वे कैंसर से जूझ रही थी। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी सूचना थी और उन्हें कैंसर था, इसलिए उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह जानकर भी तुम बहस करते रहे, साथी ने कहा। अब वो जो उनका मित्र है, जो उन्होंने पत्र अपने जेब में डाल दिया और उसके बाद में भी बहस करने लगे, तो उनका साथी कह रहा है कि ये तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु का पत्र आया है, फिर भी तुम बहस कर रहे थे। हाँ, क्योंकि पत्नी तो चली गई, पर यदि मैं रुक जाता तो निरपराध को दंड मिलता, उन्होंने कहा। यानी वो अपने कर्तव्य के पूरी तरह अधीन नहीं थे, उन्होंने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाया। तो वो कह रहे हैं कि पत्नी तो चली गई और यदि मैं रुक जाता, यदि मैं अपनी बहस को रोक देता तो एक निरपराध, जिसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, उसे सजा मिल जाती, उन्होंने कहा। आगे कह रहे हैं, प्रारंभ में गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह का विचार इस युवक को रास नहीं आया। गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, सत्य के लिए आग्रह करना, हमेशा सत्य बोलना, ये गांधी जी ने ही विचारधारा शुरू की थी। और अहिंसा परमो धर्म, ये आप सभी ने पंक्ति सुनी होगी, ये भी गांधी जी ही लेकर आए थे। तो इस युवक को रास नहीं आया यानी अच्छा नहीं लगा, किंतु उनकी देश सेवा की लगन, सच्चाई और सत्याग्रह की असली ताकत पहचान कर ये गांधी जी के अनुयायी बन गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि गांधी जी देश की सेवा कितनी सच्चाई और लगन के साथ में करते हैं, तो उनकी ये जो विशेषताएं देखकर वे बहुत ही प्रभावित हुए और वे गांधी जी के अनुयायी बन गए। अनुयायी का अर्थ है मतलब है कि पीछे चलना, उन्होंने जो विचारधारा बनाई है उस विचारधारा का पालन करते हुए उनके पीछे पीछे चलना। इसी प्रकार गांधी जी भी पहले सोचते थे कि वह अक्खड़ पुरुष कौन है। अक्खड़ यानी बहुत ही रूख स्वभाव वाला, बहुत ही क्रोधित स्वभाव वाला वो पुरुष है कौन। किंतु जल्दी ही परमहंस रामकृष्ण ने अपने विवेकानंद को पहचान लिया और इस युवक ने वकालत छोड़कर देश सेवा को अपना धर्म बना लिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण का कौन थे शिष्य, विवेकानंद। तो विवेकानंद जिस प्रकार एक अच्छे शिष्य साबित हुए, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपना देश सेवा का धर्म निभाया। यह बात तब की है जब वे भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। एक दिन उनकी बड़ी दाढ़ी और सादे वस्त्रों को देखकर भारत घूमने आए अंग्रेज दंपति ने उन्हें चपरासी समझ सभा भवन दिखाने का आग्रह किया। क्या होता है कि वे विधानसभा के अध्यक्ष है, अभी कौन है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे। एक दिन ऐसा होता है कि उनकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी बढ़ी हुई होती है और वो बहुत ही सादे वस्त्रों में होते हैं। तो एक विदेशी अंग्रेजी दंपति जो विदेश से भारत घूमने के लिए आते हैं, वे उसे चपरासी समझ लेते हैं। चपरासी समझने के बाद वे कहते हैं कि हमें सभा भवन दिखाइए। तो सभा भवन दिखाने का वे जो अंग्रेज दंपति है वे निवेदन करते हैं। वे मुस्कुराए और उन्हें पूरा भवन घुमा दिया। दंपति प्रसन्न हुए और 1 रुपया बख्शीश देना चाहा, यानी 1 रुपया उन्हें खुशी के तौर पर देना चाहा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। वे लौट गए। अगले दिन दर्शक दीर्घा में बैठे दंपति ने जब उन्हें अध्यक्ष के रूप में कार्य करते देखा तो बहुत पश्चाताप हुआ, यानी उन्हें अपने किए पर बहुत ही ग्लानि हुई कि हमने ऐसा कार्य किस प्रकार कर दिया, ये तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जीवन के ये 4 उदाहरण हमारे सामने सूझबूझ, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ संकल्प, कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण, राष्ट्र सेवा, सरलता, सादगी आदि गुणों से भरे एक ऐसे व्यक्ति का चित्र खींचते हैं जिन्हें हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जानते हैं। इतनी सारी विशेषताएं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक प्रश्न भी बन सकता है कि सरदार वल्लभ भाई के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। भारत के इतिहास में सरदार पटेल का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। स्वर्णिम यानी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अतुलनीय, यानी जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सके, वैसा उनका योगदान माना जाता है। उन्होंने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 यानी 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में होता है। उनके कृषक पिता का नाम श्री जवेर भाई पटेल और माता का नाम श्रीमती लाडबाई। सोमा भाई, नरसी भाई और विठल भाई उनके अग्रज यानी उनके बड़े भाई थे और चौथे नंबर पर उनके अनुज यानी एक छोटे भाई थे। तो वे 5वें नंबर पर आते हैं। सबसे छोटे भाई वे होते हैं वे तीन उनके भाई हैं जो बड़े हैं उनसे, फिर उसके बाद वो है और चौथे नंबर पर उनके अनुज आते हैं छोटे भाई। वल्लभ भाई का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयाँ थी, किंतु धीरे धीरे ये कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते गए। डरना तो इन्होंने सीखा ही नहीं था। ये एक इनकी सबसे बड़ी विशेषता कि डरना तो इन्होंने सीखा ही नहीं। सहनशीलता इतनी कि देखने वाला दांतों तले उंगली दबा ले। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। किसी की गलत बात वे कभी स्वीकार नहीं करते थे, उसे तर्क द्वारा पराजित कर देते थे, यानी उनसे वाद विवाद करके वे उनके जो विपक्ष हो जाते थे और उन्हें पूरी तरह पराजित कर ही देते थे, क्योंकि उन्हें गलत बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे थे हमारे सरदार पटेल। चट्टान की तरह अडिग रह सकते थे तो अपनी बातों से मुक्त अट्टहास भी गूंजा कर सकते थे। वे बहुत थोड़े शब्दों का प्रयोग करते थे। कुनैन का मीठा लगाना उन्हें नहीं आता था, यानी किसी को अपनी बातों में रिंझा लेना, चिकनी चुपड़ी बातें कर कर अपनी बातों में फंसा लेना, वो उन्हें नहीं आता था। वे ईमानदार और सत्यप्रिय थे और उनकी ईमानदारी कठोरता की और सत्यप्रियता कड़वाहट की पर्यायवाची बन जाती है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ। यह गुजरात का एक किसान आंदोलन था। नए नियमों के अनुसार वहाँ के किसानों को 30% अधिक लगान देने के लिए कहा गया। लगान आपने देखा ही होगा कि लगान क्या होता है। पहले के समय में जो किसान खेती करता था उसका 30% खेती का हिस्सा वह अंग्रेजों को देता था। पटेल ने किसानों का साथ देते हुए इस नियम का जमकर विरोध किया। उनके अथक प्रयासों से सरकार को विवश होकर अधिक लगान का यह नियम वापस लेना पड़ा। बारडोली का यह आंदोलन सफल रहा और वहां की महिलाओं ने पटेल का संगठन कौशल देख उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार पटेल के नाम के आगे सरदार लिखा गया और वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पुकारे जाने लगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लगभग 565 राज्य राज रजवाड़ों के थे, यानी आलीशान महल बने हुए थे जिसमें राजा महाराजाओं का निवास होता था, और ऐसे 565 यानी 565 राज्य ऐसे थे जो स्वयं में स्वतंत्र थे, जो किसी भी प्रकार से गुलामी में बंधे हुए नहीं थे। उनकी अपनी सत्ता थी, अपना अधिकार जताते थे वे, परंतु भारत को एक देश बनाने के लिए इनका भारत के संविधान से जुड़ना और फिर भारत में विलय हो जाना आवश्यक था। विलय हो जाना यानी भारत को भी अपने साथ में मिला लेना। कई रियासतें इसके लिए तैयार नहीं थी। जूनागढ़, हैदराबाद जैसी सभी रियासतों का सरदार पटेल ने भारत में विलय करवाया। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। उनके मजबूत इरादों ने उन्हें लौह पुरुष बनाया। भारत को एक करने के उनके इस महान योगदान के कारण उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया। मौलाना आजाद ने पटेल के व्यक्तित्व और कर्तृत्व की व्याख्या करते हुए कहा है, पटेल की वीरता उतनी ऊंची है जितना पहाड़, उनकी दृढ़ता उतनी ही मजबूत है जितना कि लोहा।
सच है कि अपने कुशल नेतृत्व, संकल्प शक्ति और कूटनीतिक कौशल क्षमता तथा एक योग्य प्रशंसक के कारण ही वे लौह पुरुष कहलाए और बन गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता मिलने पर सरदार पटेल ने कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर नागरिक को अब यह भूल ही जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, वह एक सिख है या फिर वह जाट है। यानी अपनी जात पात को अपने कर्तव्य के बीच में कभी भी लेकर नहीं आए। उसे याद रहना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे उस देश के लिए कुछ अधिकार है और उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय होने के नाते ना ही हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना राजपूत, ना जाट, किसी प्रकार का कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं। सिर्फ अपने आप को एक भारतीय मानते हुए भारत की कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। वे चाहते थे कि मरने के बाद लोग उनके बारे में कहें। वह बोलता था तो कुछ कड़ी बातें भी कहता था, लेकिन आदमी ठीक था। उन्होंने कहा कि जब से मैंने गांधी जी का हाथ पकड़ा तब से फैसला लिया कि यदि समाज सेवा का कार्य करना है तो अपनी मिलीकियत यानी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। तब से आज तक ना मेरा कोई एक बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास कोई ज़मीन और ना ही कोई मकान। वे कहते थे बोलते समय कभी भी मर्यादा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा बोलते समय अपनी मर्यादा को हमेशा साथ में लेकर बोलना चाहिए। गालियाँ बुज़दिल देती है, कायर सदा बहाना ढूंढते और बहादुर रास्ता। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सिपाही गांधी जी भी उनसे उम्र में बड़े थे और वे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद, आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस से भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने उन्हें द मैन ऑफ डिसीजंस और द मैन ऑफ एक्शंस कहा। 1947 से 1950, 1947 से 1950 तक वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। 15 दिसंबर 1950 को यह महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। 15 दिसंबर 1950 को ये संसार से विदा ले चुके थे। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में ही सरदार सरोवर बांध के नज़दीक साधु बेट में बनी लौह पुरुष की 182 मीटर यानी 182 मीटर यानी हो गया आपका 597 फीट की प्रतिमा, यह आज भी भारत को सदा प्रकृति के पथ पर ले जाने के संकल्प की प्रेरणा देती है। शत शत नमन है इस पुण्य विभूति को। पुण्य विभूति यानी इस पवित्र महान बहुत ही विशेष व्यक्ति को बहुत ही हमारा दिल से हृदय से नमन है। धन्यवाद।